यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे तुम्हारा F सब शेल है और यहाँ पे तुम्हारा आउटर शेल है। तो दिस इज N शेल, दिस इज N माइनस 2। D जो रहता है वो N माइनस 1 रहता है, F जो रहता है वो N माइनस 2। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आउटर शेल को अट्रैक्ट कर रहा है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी उसका अट्रैक्शन है। एट द सेम टाइम इनर शेल का काम क्या होता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का काम रहता है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको रिड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, ठीक है। ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स आता है, अट्रैक्शन फोर्स हमेशा ज्यादा ही होता है रिपल्शन से। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, इस F के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में ही रिपल्शन कर रहे हैं, rather than repelling nth shell outer shell electrons they are repelling themselves, जिसकी वजह से रिपल्शन बाहर की तरफ कम हो गया और अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। हाँ बोलो। तो बट इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा थोड़ी है कि वो ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है तो बाहर वाले को रिपेल नहीं करेगा, तो उसके रेंज में जितने होंगे उन सबको रिपेल करेंगे ना। अच्छा ये फिर से बोलो यार एक बार, क्या बोल रहे हो। सो मतलब वो तो चार्ज पार्टिकल है, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो एक के साथ एंगेज हो गया तो दूसरे को नहीं कर पाएगा रिपेल, मतलब उसके पहले रेंज मुझे में एक बात, जितने होंगे पार्टिकल्स वो सबको रिपेल करेगा ना। डायरेक्शन भी तो है ना सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो जहाँ फिर फील्ड तो मतलब सारी चीजें रिपेल करेगी। नहीं, देखो जितना तुम सोच रहे हो ना सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो रहता है वो उतना ही रहता है, बट यहाँ पे डायरेक्शंस भी बहुत सारी इन्वॉल्व हैं, आपस में भी रिपल्शन है, बाहर की तरफ भी रिपल्शन है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन इंक्रीज्ड तो उनका रिपल्शन भी बढ़ गया, जितना तुम सोच रहे हो एवरीथिंग इज देयर, जो भी पॉसिबिलिटी तुम सोचते हो सारी की सारी पॉसिबिलिटी होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन इंक्रीज्ड, उनकी वजह से रिपल्शन बढ़ गया है, उनका आपस में रिपल्शन हो गया है, काफी सारी चीजें हो गई है। बट हम किन फैक्टर्स को पढ़ते हैं, किन फैक्टर्स को हम लोग डेफिनेशन में बताते हैं, किन फैक्टर्स को हम बार बार बोलते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं और जो वहां पे ज्यादा एप्लीकेबल हो रहे हैं, हम उन फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, ये देखा गया है कि उनका खुद का रिपल्शन बढ़ने की वजह से ओवरऑल रिपल्शन कम हो गया, तो उसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं, तुम केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल सकते हो कोई भी चीज, ठीक है दक्ष। यस सर। एनीवे, तो दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, इसका लिख लो, यहां पे लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं है ना, ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नो सर। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखो, because of 14 electrons in
F subshell because of 14 electrons in F subshell their screening effect towards outer shell get decreased. मैंने क्या लिखा है एक बार स्टार्टिंग में बोलो तो because of 14 electrons in F subshell that screening effect towards the outer shell decrease. अच्छा उसमें because of 14 electrons in F subshell because of repulsion among सॉरी ये ऐड कर लो because of repulsion among 14 electrons because of repulsion among 14 electrons लास्ट में क्या लिखा है screening effect gets decreased towards the outer shell and thus attraction force of nucleus gets increased and size is smaller than expected. ठीक है और यही रीजन होता है कि 4D और 5D का साइज जनरली क्या होता है 3D का साइज जो है मतलब 4D से कम होता है ऑब्वियस रीजंस बट 4D का साइज 5D से बराबर है ना बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलता है तो ये ऑलमोस्ट इक्वल रहता है बट दिस इज आल्सो ट्रू ठीक है सो हाँ बोलो तो मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा रिपल्जन रहता है तो स्पेसेस रह जाती हैं तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला पार्ट नहीं होता है इस वजह से द शेल आउटसाइड इज एक्सपोज्ड टू द न्यूक्लियस वी कैन से यार तुम अच्छे से नहीं बोल पाए थोड़ा क्लियर बोलो यार समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो यस सर अभी क्लियर सुनाई दे रहा है हाँ सुनाई दे रहा है हाँ सर तो जो हमारा क्या बोलते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन रहते हैं तो उस वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब स्पेसेस रह जाते हैं बीच में बेसिकली जिसके थ्रू आउटर शेल एक्सपोज हो जाता है न्यूक्लियस की तरफ इसलिए एक मिनट स्पेसेस रह जाते हैं क्या मतलब है स्पेसेस इन द सेंस मतलब रिपल्जन ज़्यादा हो जाता है तो जो एक स्क्रीन जैसा फॉर्म होता है ना बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा पास में जब कम होते हैं तो रिपल्जन कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब साथ में एक स्क्रीन फॉर्म कर पाते हैं एंड एज कम्पेयर टू बाहर के शेल में जब जाता है तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है तो एक मिनट स्क्रीन फॉर्म हो जाता है कहाँ पे पढ़ा है तुमने स्क्रीन फॉर्म हो जाता है समझ में नहीं आ रहा मैं कोई स्क्रीनिंग तुम जो बोल रहे हो नॉट एग्जैक्टली बट स्क्रीन फॉर्म हो जाता है वो समझ में नहीं आया वाला पार्ट मेरे को तुमने कहीं पढ़ा या तुम खुद से बोल रहे हो सर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करना स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से यार अतुल्य तुम क्या बोल रहे हो यार यार मैं 4 बार बता चुका हूँ इसी इफेक्ट को और 4 बार मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल बीच में ही बताया मैंने पी ब्लॉक अभी तक तुम्हें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया यार ये मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ लास्ट बार सिंपल सी बात है सिंपल तरीके से सोचो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का है ही नहीं क्योंकि कोई भी तुम्हें इसमें पीएचडी करने के लिए पूछने नहीं वाला है सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन बढ़ने की वजह से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स से रिपल्शन कम हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है
और वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बस सिंपल से तरीके से ध्यान रखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इतनी सारी चीजें दिमाग लगाने के लिए वहां पे कोई नहीं लगाता। क्या क्या क्वांटम में और हार्ड रहते हैं। हाँ, क्वांटम में तो फिर फंस जाओगे वहां पे। मतलब और भी ऐसे क्वेश्चंस तुम करते हो तो वहां पे काफी सारा एफर्ट लगा सकते हो खुद से, वहां पे कोई नहीं लगाता। ये यहाँ पे इतना इतना सोचना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसमें पहला है एटॉमिक साइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो इसमें वही बताया जो मैंने यहाँ पे बताया कि 3D to 4D जो है वहां तो बढ़ता है और 4D to 5D सेम रहता है। अच्छा, नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का कम होता है, ऑब्वियस। इसमें किसी को डाउट है कि मेटेलिक कैरेक्टर कम क्यों होता है? एस ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे मेटल्स होते हैं, सभी को पता होना चाहिए था। एनीवे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, अच्छा यहाँ पे डी ब्लॉक में क्या हो रहा है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। तो बिकॉज ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग टू। मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग जो रहती है वो कैसी रहती है, मेटेलिक बॉन्डिंग जो रहती है वो मेटल्स और वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स इज मेटेलिक बॉन्डिंग। बट एट द सेम टाइम उनके पास उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर तुमने देखा होगा फजान्स रूल में क्या होता है कि तुम्हारे जो आयंस है वो पास पास आते हैं, पोलराइज करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इवन दो दे आर आयनिक कंपाउंड बट स्टिल दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट 100% आयनिक एंड दैट इज हाउ दीज मेटल्स हैव थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, melting point boiling point of D block are greater than S block element due to extra covalent bonding। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो इसमें D block में आ रहा है बेसिकली, in addition to metallic bonds due to presence of partially filled D orbital। ये इस रीजन की वजह से जो है इसमें प्रॉपर्टीज जो रहती है वो एनहांस हो जाती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हुआ, एंड इसमें लिखा हुआ है टेंडेंसी टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग विल बी मैक्सिमम फॉर द एलिमेंट्स व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। अच्छा, ये जो है ये एक थियोरेटिकल पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल आर ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज जनरल ओवरव्यू। बट जब तुम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो ये जहां पे जो लिखा है लास्ट पॉइंट, द टेंडेंसी टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग विल बी मैक्सिमम फॉर द एलिमेंट्स व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा होना हमेशा ट्रू नहीं है। मतलब इसमें एक्सेप्शन आ जाता है जब तुम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? बताओ कौन सा मेटल के 3D में बता दो, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? क्रोमियम। सोचना क्यों पड़ता है? क्रोमियम में 3D5 और इसमें क्या होता है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं होता 3D सीरीज में। तो थोड़े बहुत ऐसे एक्सेप्शंस वगैरह हैं जो डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, तो उसके ऊपर वो मत करना। मतलब ये एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है, ओवरऑल थ्योरी है बेसिकली इसका।
ठीक है, किसी को डाउट है बोलो? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डन। नेक्स्ट है ये जनरली एच ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब करस्पॉन्डिंग एच ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इन जनरल जो है, मतलब तुम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे इन जनरल, जैसे उनका रेंज कोई फिक्स होता होगा, तो इनका रेंज उससे ज्यादा होता है। अब मान लो कोई एलिमेंट एस ब्लॉक के किसी मेटल से कम भी हो गया तो दैट डजंट मीन, ओवरऑल रेंज की हम बात कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट सर है एक्सेप्शन क्लियर नहीं हुआ इसमें। सीआर का सबसे ज्यादा होगा ना सर कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो सबसे ज्यादा रुको, हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस भी। पे डिस्कशन करेंगे। टेबल है, टेबल नीचे, टेबल हम लोग टेबल लेके आएंगे एनसीईआरटी से, तो उससे कंपेयर करेंगे। एक मिनट रुको बस। ओके नेक्स्ट सर। है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है? एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू गैसियस एटम्स, चाहे कोई कंपाउंड है या कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड स्टेट में। तो उसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। विद रिस्पेक्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, देन मेटल्स को सॉलिड स्टेट से गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो मैंने अभी ये इससे पहले मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या बात बताई थी कि उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग तो रहती ही है, बट एक एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है। तो यहां पे भी वैसा ही है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में वी आर ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। मेटल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू टू मेटेलिक बॉन्डिंग, नाउ इन दिस केस वी हैव extra covalent bonding too. So we have to break metallic bonding as well as extra covalent bonding for the enthalpy of atomization to convert them into gaseous atoms. ठीक है, तो हमें वो ब्रेक करनी पड़ेगी। जिसकी मान लो ज्यादा एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग है, उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यार नहीं आ रहा है तो बता देना। ऑनलाइन वाले बोलो, आ रहा है सर, आ रहा है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर हाँ बोलो। सर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का ज्यादा होगा या डी ब्लॉक वाले का? क्या नाम है तुम्हारा? सर आयुष्मान। हाँ तुम बताओ किसका ज्यादा होगा? अभी इतना पढ़ा दिया, तुम तो बताओ, थोड़ा गेस तो करो। हाँ सर एक मिनट। देखो यहाँ पे ऑब्वियसली इनका ज्यादा होगा ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यस सर, क्योंकि इनका कोवेलेंट ठीक है। बॉन्ड है एक्स्ट्रा। हम्म, ठीक है। तो ये वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसके बाद आता है, अच्छा रेडियस रेडियस का ऑर्डर जो है वो याद है कि नहीं याद है? आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आयनाइजेशन एनर्जी में रेडियस का भी फैक्टर होता है। अच्छा अलोंग ऑनलाइन द वालों ग्रुप को मेरी डिक्रीज आवाज आ करता रही है है। कि नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे 3D सीरीज की बात करें हम, तो इफ तुम्हें याद है नहीं याद है जो भी है, स्कैंडियम टू मैंगनीज रेडियस क्या होता था? डिक्रीज करता था। ये जो तीनों ग्रुप्स है इनको हम मेंडलीव के 8th में रखते थे, याद होते तीनों को एक साथ रखते थे। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती थी? सिमिलर रहती थी, तो इनको हम एक साथ उन्होंने टुगेदर रखा था। मेंडलीव का एक ही कॉन्सेप्ट था कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको साथ में रखने के लिए। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल इनका सेम रहता है। कॉपर से जिंक में साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है इंक्रीज? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ना सर जिंक का। हाँ तो उससे क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ जाएगा। यस सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम। अब देखो, दिस कॉन्सेप्ट, दिस रिपल्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिपल्शन और स्क्रीनिंग इफेक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट। अभी क्या है ना, ये 3D में लास्ट जा रहा है बेसिकली।
तो यहाँ पे उस 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं हम, उसी का इफेक्ट वहीं पे देख रहे हैं, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर रहे। मतलब हम डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो हम इसका इफेक्ट इसी पे ही देख रहे हैं, बाहर पे नहीं देख रहे। बट जब हम एफ ब्लॉक तो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन वाला जो है वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम उसी एटम पे देख रहे हैं, हम आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे नहीं देख रहे हैं, हम डी ब्लॉक के अंदर ही देख रहे हैं। तो उसके अंदर तो रिपल्शन होगा ना, तो उस रिपल्शन की वजह से साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कॉपर एंड जिंक में क्या होता है, पूरे के पूरे फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऑलमोस्ट हर बार नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करेगी। दिस इज कॉमन कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी वैसे भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यहाँ पे सिमिलर रहती है। यहाँ पे इट वाज सपोज्ड टू बी डिक्रीजिंग बिकॉज द साइज इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए था। कॉपर टू जिंक जो है वो डिक्रीज होना चाहिए था, बट ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो यहां पे ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर। अच्छा तो ये क्यों होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा क्यों होता है एस ब्लॉक की कंपैरिजन? सर एस ब्लॉक में स्मॉलर साइज। बताओ हर्ष, क्या बता रहे थे तुम? सर हेवियर न्यूक्लियस। हेवियर न्यूक्लियस, ठीक है, और स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज, ठीक है, और एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग भी तो आ गई यहाँ पे थोड़ी सी। यस मतलब सर। तुमने जो रीजन बताए वो भी ठीक है, जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो भी तो क्या हो रहा है, तुम्हारा इंक्रीज हो ही रहा है बेसिकली। रेंज की बात हो रही है। सर लेकिन दो कोवैलेंट बॉन्डिंग तो दो एलिमेंट्स के बीच में होगी ना, एक हाँ सर कोवैलेंट बॉन्डिंग इधर पे सर। अरे ये जो हमने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया, तो यहाँ पे हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके बीच की थी? सर उसमें तो दो एटम्स के बीच में आएगा सर, क्योंकि उसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कौन सा स्टेट पे रहेगा। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी में तो एक ही एटम पे डिपेंड करता है। हाँ सॉरी, ये सही कहा तुमने, ये जो है एक ही एटम के ऊपर होगा तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, तो नॉर्मल जो फैक्टर्स है वही है बेसिकली। ठीक है, अच्छा केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ज्यादा होगी, है ना, उनमें तो क्या है, यस एक दो सर। इलेक्ट्रॉन। अच्छा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे डी ब्लॉक के जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस। तो ये काफी सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। अच्छा, the higher oxidation state of transition metals are found only in compounds with oxygen and fluorine. जो ज्यादा हायर बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर कंपाउंड्स किसके साथ बनाते हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन की वजह से। क्यों? They are the most electronegative atoms and their size is small. That is why.
तो fluorine is the most electronegative atom, so it can easily extract electron from metal. Oxygen is also highly electronegative atom, but at the same time it can make multiple bonds. Oxygen multiple bond बना सकता है, but fluorine नहीं बना सकता. अच्छा यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट्स +6 +7 KMnO4 K2MnO4 K2Cr2 मिलनी तो ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है, फ्लोरीन के साथ तो बहुत ही कम. मैंगनीज बनाता है फ्लोरीन के साथ, बट वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता बेसिकली. अच्छा ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है, तो बहुत ज्यादा कुछ यूज तो नहीं है, बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन charge of cation and charge of anion, and inversely proportional to size of cation and directly proportional to size of anion. ठीक है. So ये जो कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं इनऑर्गेनिक में, जब तुम पढ़ रहे हो तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते जाओ, तब जाके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इवन दो लेट्स से तुम्हें आता है कि ये फजान्स रूल में आता है बट तुमको याद नहीं है, तो फजान्स रूल पढ़ो उसी टाइम पे. इनऑर्गेनिक जो है अच्छी इसी तरीके से होगी, अदरवाइज नहीं होगी. कनेक्ट करते हुए पढ़ना पड़ेगा. एनीवे ये तो फजान्स रूल के बारे में. इसमें वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा यहाँ पे है, चलिए अभी पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला बात में. In 3D series, scandium and zinc do not show variable oxidation state. उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्कैंडियम के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड जिंक के पास है भी नहीं. तो स्कैंडियम जो है वो +3 शो करता है, जिंक जो है वो +2 मोस्ट ऑफ द टाइम. In 3D series, Mn shows highest oxidation state. 3D series की बात कर रहे हैं. सर जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते तो हम उसको ट्रांसलेशन एलिमेंट नहीं बोल सकते. स्कैंडियम को मतलब +3 जो है ये +3 में ही ज्यादा रहता है, बट इसके अलावा ये कलर भी तो शो करता है. मतलब केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलना इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल वैलेंसीज, इट्स बिकॉज ऑफ कलर एज वेल. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से काफी सारी प्रॉपर्टीज आती है, उन सब की वजह से भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. ऑस्मियम एंड रुथेनियम जो है उनका +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो तुम्हारा OSO4 होता है. ये कहाँ पढ़ा है अपन ने, मेटलर्जी में. कहाँ है यार हर्ष, कहाँ है मेटलर्जी में, तो किसी को भी याद नहीं है. हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हमने, हाइड्रोक्साइलेशन वाली रिएक्शन में. ये रिएक्शन भूल गए होंगे, तो खैर मैं बता देता हूं. काफी टाइम हो गया ऑर्गेनिक से. OSO4 मतलब बाकी चीजें भी रहेंगी. यहाँ पे ये रहता है, कौन सा एडिशन रहता था, सेम एडिशन रहता था. सो इस तरीके से चीजें लिंक, ये तो मैंने एक इनऑर्गेनिक का पहले बताया था, अभी तुमने ऑर्गेनिक में लिंक किया है. तो इस तरीके से जब तुम लिंक करते जाओगे, ये तुम सीख गए करना लिंक, तो फिर तुम्हें नोट्स पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम डायरेक्टली क्वेश्चंस करोगे. और एडवांस में तो क्या होता है, इंटरलिंक क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर्स के मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं. तो चैप्टर्स को मिक्स करके इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट जब तुम सीखना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर इतनी मुश्किल नहीं आती. अब क्वेश्चन बनना ना बनना बात अलग है, बट एटलीस्ट में कॉन्सेप्ट तो आते हैं, अप्लाई कर सकते हो धीरे धीरे सीख के. ठीक है. इन मेटल कार्बोनिल्स लाइक NiCO4, FeCO5, CrCO6, the oxidation state of metal is 0. ये तुम पढ़ोगे इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे.
एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाए। ये तो सभी को आइडिया है ना, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। और इवन दो ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिज्म आता है। तो ये Yes, मैग्नेटिक sir. मोमेंट निकालना सभी ने सीखा है, हाँ Yes, सर। यस सर। तो करो ये वाला पार्ट। मैं एक बता देता हूँ। जैसे ये वाला है FeCN6 4 माइनस, मतलब K4 है। K4 क्या होता है? +4 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? -4 हो गया। तो ये -4 है, आयरन को मैंने X मान लिया है। और Cn क्या होता है? -1 × 6 = -4। पहले बताओ, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ये सभी को आता है कि नहीं आता? देखो, किसी को भी नहीं आता है तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? x + 2। ठीक है, अच्छा अभी तो +2 आ गया है। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, हाँ इसी का ही है, Fe + 2। चलिए यहाँ होता है, यहाँ पे Fe + 2 है। अच्छा, Fe का आउटर शेल क्या होता है? 3d6 +2 किया तो कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा? 4s क्यों जाएगा 4s से? 4s आउटर मोस्ट शेल। तो मेरे पास क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो 3d6 है, 3d6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। n कितना आ गया? 4 आ गया मेरे पास। तो म्यू क्या होता है? 4 4 × 4 + 2 कितना हो गया? ये 4.84 हो गया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट में कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मतलब कभी कभी क्या होता है, वो उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉर दिस कंपाउंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.84, देन चूज कौन सा इसमें से मैच कर सकता है। तो तुम यहां से 4.84 से क्या पता चल रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे तो तुम डायरेक्टली ऑप्शन में से चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी इसका निकालो, FeCl6 3 माइनस का निकालो सब लोग। Cl6 3 माइनस। ठीक है, जिसको भी निकालना नहीं आ रहा उनको बता सकते ऑफलाइन क्लासेस करेंगे।
5.9. ठीक है, बहुत सिंपल है ना ये। Fe+3 आएगा, क्लोरीन जो है वो क्या है -1 है, तो मेरे पास X कितना आ गया +3। नाउ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 5 into 7, √5 into 7 आ जाएगा √35, तो दैट इज 5.8। 8 कितना आता है 5.9 आता है। ठीक है, तुम ये भी निकाल सकते हो, ऑल दो आंसर्स दिए हुए हैं, बट खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, करो। अच्छा, अभी दिख रहा है? हो गया? नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा। क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर तो याद रहना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू आर्गॉन। आर्गॉन क्या है? नोबल गैस, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -1 होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन का -1 है। तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता? 11th में नहीं पढ़ा तुमने क्या? ये कोई स्किप नहीं करेगा यार, फैमिली स्किप भी करके ये कोई स्किप नहीं करेगा। x इसका मान लेते हैं, ये ओवरऑल चार्ज जो ओवरऑल चार्ज वो इंडिविजुअल एटम्स के सम की बराबर है। x माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? इसमें क्या है? इसमें CN क्या होता है? साइनाइड का माइनस, इसको मैंने x माइनस किया, इसका चार्ज कितना माइनस x -1 के कितने ओवरऑल चार्ज कितना है x कितना है? ये तो वो ये वाला x क्या है इसका चार्ज, ये क्या है Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो वहां में हेल्प भी कर सकता। सर इसमें वो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी एंटीना जितनी वैलेंस की होगी। किस में? क्रोमियम में? नहीं, हाँ, क्रोमियम में भी है। क्रोमियम में भी। हाँ, वो तो ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, मान लो जिनको, सबके सभी के लिए बोल रहा हूँ, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है तो वो सीख लो। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आएगा।
तुम्हारे लिए ऋषिकेश सीख लेना इलेक्ट्रॉनिक। डी ब्लॉक छोड़ दो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना कर जाएगा। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा तुम्हें आराम से। कोई डाउट है क्या इनमें, बोलो। किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन वाले, बोलो। नो आगे सर। बढ़े हम। नो सर। ठीक है। चलो इस केक को देखते हैं। इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है ना। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो, सबसे ज्यादा किस नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। सर उससे होगा वो, उसके बाजू में है ना। वो तो क्या, नहीं वो हटा देगा वो लेफ्ट साइड जो पेजेस आ रहे हैं डॉट लेफ्ट। हाँ सर उसको वो स्ट्रेट लाइन दे ना, उस पे क्लिक करो वो निकल जाए। एक मिनट, अभी बढ़ तो गया साइज, क्या दिक्कत क्या है? सर थोड़ा और बढ़ जाए फुल स्क्रीन। अच्छा, ये तुम ये हटाने को बोल रहे हो ना। हाँ सर वो स्ट्रेट लाइन दे ना उसके बाजू। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है? टाइटेनियम। अच्छा इसको फाइबर सर हाँ हाँ बोलो। वैनेडियम। सर आपने कुछ शेयर किया क्या? फ्रीज हो गया क्या? अच्छा अच्छा ओके, अच्छा इधर तुम नहीं लोगों दिख को रहा नहीं है। दिख रहा, एक मिनट। नहीं सर। हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ सर अब दिखा। अच्छा, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है ना, वो वैनेडियम का वेनेडियम का सबसे ज्यादा है। मैंने क्या बताया था कि वो जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा किसकी होगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हों। बट यहाँ पे क्या ना, एक्सेप्शन, कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट वही है बट ज्यादा इसका होता है वेनेडियम का। तो इसमें देखो काफी रैंडम है, जो ऑर्डर है पूरा काफी रैंडम है और याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस क्या ध्यान रखना है, वेनेडियम की सबसे ज्यादा है, ये कहीं लीक में नहीं है। देखो इनमें सबसे ज्यादा अंतर है, सबसे कम इनका ही होगा वैसे तो। ठीक है, वेनेडियम का ध्यान में रखो। अच्छा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किधर है? अच्छा, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ये शायद मैंने मुंह पे लगाया हुआ है। ये ध्यान रखना है ना तुमको। कई बार पता है क्वेश्चन क्या आ जाता है जेईई मेन में, व्हाट आर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट क्या है, 3d7 4s2 है ना, तो +3 भी पॉसिबल है मैक्स टू मैक्स। +3 नहीं, सॉरी -3 तो खैर नहीं होगा। प्लस में मतलब तुम ऐसे तो 7 तक जा सकते हो, खैर उतना तो नहीं होगा बट फिर भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो +3 तक जा सकते हो। बट यहाँ पे जैसे +4 भी है, +2 भी है, +3 भी है, तो इस पे ऊपर क्वेश्चन आने लगा है पिछले 2 साल से जेईई मेन में, व्हाट आर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें तुम्हें ये जो टेबल है वो याद करनी है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लॉजिकल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट काफी सारी चीजें तुम कनेक्ट कर सकते हो। जो हाईलाइटेड वाले पार्ट है जैसे ये तो स्कैंडियम में क्या है? 3 है। +3 बताया था।
हाँ सर, मतलब हाईलाइटेड नहीं है इसलिए मेरे को लगा स्टेबल नहीं है हाइलाइटेड प्लस नहीं में है, भी। स्कैंडियम के बहुत कम कंपाउंड होते हैं, थोड़ा सा रैंडम है ये। तो ये हाइलाइटेड वाला पार्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है, मतलब इनके कंपाउंड्स ज्यादा देखे गए बेसिकली। तो ये थोड़ा ध्यान रखना सब लोग, इस टेबल पे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का नहीं है ना, ये पोटेंशियल का है। अच्छा ये कोर टेबल है, खैर ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं बाद में डिस्कशन करेंगे। मतलब इस टेबल पे क्वेश्चन आया था 2021 में, 21 में आया। इस टेबल के अंदर, अब इस टेबल में तुम्हें क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग, ये है ना, उन्होंने इसको यूज करते हुए, यहाँ पे जो की दी हुई है ना, इसको यूज करते हुए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था जेई में। मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, बट उन्होंने इस टेबल में इस की को यहाँ पे यूज करके और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था जेई में। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी जो है ना, उसमें हर एक चीज याद करनी है इफ यू वांट लाइक फुल आउट ऑफ फुल, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है पूरा याद करना इसमें। मतलब मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऐसे बना के दे सकता है कि कोई यूज कर। और काफी, एक बार तो एक उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेशन में, एक साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी, तो वो थ्योरी किस तरीके से दी उसके ऊपर भी जेईई मेन में क्वेश्चन आया। तो बट वो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब एनसीईआरटी से ही आते हैं। खैर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डेटा तो नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्यों। जनरली तो सारा डेटा दिया हुआ रहता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देख सकते हो। ये सबसे ज्यादा किसका है? 906 जिंक का, और उसके बाद 26 है ना आयरन का। यहां से यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर लगभग कांस्टेंट, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इन तीनों को 700 की सीरीज में, और फिर यहाँ पे बढ़ जाता है वैसे। ठीक है, तो इसकी जिंक के बाद कौन है? आयरन है। ठीक है, रेडियाई जो है वो किसका है? ये आयनिक रेडियाई है ना, नॉर्मल रेडियाई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। क्या बोल रहे, बोलो, कुछ पूछ रहे थे ना? कुछ नहीं, सर पूछना वो तो। सेम रीजन कोबाल्ट से निकल में मतलब कम हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो बोलो अतुल्य, क्या बोल रहे हो? सर कोबाल्ट से निकल जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गया ना सर। हाँ वो थोड़ा सा है, डेटा जो है वो, मतलब डेटा तो ठीक है, एक्यूरेट है, बट कॉन्सेप्ट वाइज हम ऐसे बोल देते हैं, बट थोड़ा मोड़ा डिफरेंस जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। ओके सर। ठीक है, ये क्या है, एटॉमिक रेडियाई ना। तो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड जो है। ग्रीन वाला जो है वो इनका स्कैंडियम 3D से इसका है, यहाँ से पहले डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे आयरन कोबाल्ट निकल के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और फिर कॉपर टू जिंक क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ग्राफ हम रख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, किसी और को कोई डाउट पूछना है तो बोलो। इसके अलावा और क्या है? कलर के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सब लोग जो है वो पी ब्लॉक का एक असाइनमेंट करेंगे। ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सब लोग कर लो। सबके पास मॉड्यूल है ना? यहाँ पे मॉड्यूल है हो? यस सर। बट आई ट्यूटर तो होगा ही ना हमारे पास। हाँ तो शेयर कर लो ना यार, इसमें क्या। सब लोग एक्सरसाइज करो, पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक की एक्सरसाइज करो सब लोग। सर वो आपने जो असाइनमेंट दिया था ना पे ब्लॉक का, वो बहुत दिन पहले 90 क्वेश्चन